प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 2 में वर्णित लेखक संजीव द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है आरोहण से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यूं तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं न कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी। रूप सिंह अपने गांव को छोड़कर 11 वर्ष पहले कपूर साहब के साथ मसूरी चला गया था। कपूर साहब एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थे और वे रूप सिंह को 11 वर्ष पहले अपने साथ मसूरी ले जा चुके थे। रूप सिंह उसके पश्चात अपने गांव वापस लौटकर ही नहीं आया। इतने वर्षों के बाद उसे यह भी पता नहीं था कि गांव में उसका परिवार किस तरह रह रहा है, उसके माता पिता की क्या स्थिति है, उसके भाई की क्या स्थिति है, और वह पूरी तरह से अपने गांव से बहुत दूर हो चुका था। आज इतने वर्षों बाद यानी 11 वर्ष बाद जब वह अपने गांव माही लौट रहा है तो उसे अपनत्व का भाव तो महसूस हो रहा है, लेकिन उसे इन सब बातों के कारण कि उसने अपने परिवार के साथ कोई नाता संबंध नहीं रखा, न ही उनकी खोज खबर ली, इस कारण से उसे लज्जा का अनुभव हो रहा है, साथ ही साथ उसे झिझक भी घेर रही है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूप सिंह हिमांग पहाड़ की तलहटी में स्थित माही गांव का रहने वाला था। रूप सिंह माही गांव का रहने वाला था और माही गांव हिमांग पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ था। एक पर्वतारोही कपूर साहब उससे प्रसन्न होकर उसे मसूरी ले गए थे। वहां रूप सिंह ने पर्वतारोहण विभाग में 4000 रुपए मासिक की नौकरी कर ली थी। वह पर्वतारोहण विभाग में 4000 रुपए मासिक की नौकरी करता था। अब पूरे 11 वर्ष बाद वह कपूर साहब के बेटे शेखर कपूर के साथ अपने गांव लौट रहा था, अपने गांव वापस लौट रहा था। 11 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में कपूर साहब के बेटे शेखर कपूर के साथ पिछले 11 साल से रूप सिंह का संपर्क अपने गांव तथा परिवार के लोगों के साथ नहीं था। उसे यह भी पता नहीं था कि उसके माता पिता जीवित भी हैं या नहीं, उसका भाई कहाँ है, उसकी प्रेमिका सैला का क्या हुआ, उसे कुछ भी पता नहीं था। बचपन में सैला नाम की एक महिला से वह मन ही मन प्रेम किया करता था। उसकी प्रेमिका सैला की क्या स्थिति रही उसका भी इसे कोई पता नहीं था। वह यह भी समझ नहीं पा रहा था कि कोई उससे पूछेगा कि वह इतने साल कहाँ रहा, अब लौटकर क्यों आया है, तो वह क्या उत्तर देगा। अब क्यों लौटकर आया है, इतने वर्ष कहाँ रहा, इस बात का वह क्या उत्तर देगा, इस बारे में भी वह सोच रहा था। वह अपने गांव माही लौट रहा था, जैसा कि उसका गांव था माही और वह अपने ही गांव में लौट रहा था, इसलिए इस प्रकार उसको अपने गांव लौटने में अपनत्व का भाव तो महसूस हो रहा था, किंतु लज्जा और झिझक का अनुभव भी हो रहा था। गांव उसका अपना था और अपने गांव माही लौटने के कारण उसको अपनत्व का भाव महसूस हो रहा था, लेकिन इतने दिनों तक उसने किसी की कोई खोज खबर नहीं ली, न अपने परिवार की सुध ली, इस कारण से उसे लज्जा और झिझक का भी अनुभव हो रहा था। एक दूसरा कारण यह भी था कि शेखर कपूर का साथ होना भी रूप सिंह की लज्जा और झिझक का दूसरा कारण था। रूप सिंह की झिझक का दूसरा कारण यह भी था कि शेखर कपूर उसके साथ में था, इस कारण से लज्जा और झिझक का उसे अनुभव हो रहा था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। जैसे कि यह जो कहानी है जिसका शीर्षक है आरोहण, इसमें पर्वत से संबंधित कहानी है, पर्वतीय जनजीवन से संबंधित कहानी है और पर्वत में जिस प्रकार के पत्थर उपलब्ध होते हैं उनके बारे में भी इस पाठ में हमें कुछ जानकारी दी गई है। इग्नियस, ग्रेनाइट,
मेटामार्फिक और सिलिका, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पत्थरों के बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। ग्रेनाइट का, मार्बल का, अलग अलग प्रकार के पत्थरों का प्रयोग कर लोग भवन निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पत्थरों के बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपनी बनावट तथा उत्पत्ति के आधार पर पत्थर विभिन्न प्रकार के होते हैं। निर्माण के आधार पर उनकी अनेक किस्में होती है। कोई पत्थर नरम होता है, कोई बहुत कड़क होता है, कोई पत्थर बहुत ज्यादा मुलायम होता है और कोई पत्थर बहुत ज्यादा सख्त होता है। अलग अलग प्रकार की उनकी बनावट होती है, उनका गुण होता है और उनकी उत्पत्ति के आधार पर ही उनकी अलग अलग किस्में तय की जाती है। निर्माण के आधार पर उनकी अनेक किस्में होती है। प्रत्येक किस्म के पत्थर की उपयोगिता तथा कीमत अलग अलग होती है। पत्थर जिस प्रकार का होगा वैसे ही उसकी उपयोगिता होगी और उसी प्रकार से उसका मूल्य भी निर्धारित किया जाएगा। आजकल लोग भवन निर्माण में ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, कोटा स्टोन आदि पत्थरों का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पत्थर की निम्नलिखित किस्में बताई गई है। इग्नियस, यह पत्थर तेज गर्मी व आग से निर्मित होने के कारण इग्नियस कहलाता है। ग्रेनाइट, यह एक कठोर दानेदार पत्थर होता है और यह भवन निर्माण के काम में लिया जाता है। मेटामार्फिक, यह विभिन्न परिवर्तनों से गुजरने से बनता है और यह भी पत्थर की एक मूल्यवान किस्म मानी जाती है। सिलिका, यह कठोर तथा सफेद रंग का पत्थर होता है। भवन निर्माण के कार्य में प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था? जैसे कि रूप सिंह और शेखर कपूर जैसे ही बस स्टॉप पर उतरे, उन्हें माहीगांव जाने के लिए घोड़े वाले की तलाश थी। महीप घोड़े वाला उनके साथ में उनको माहीगांव लेकर जा रहा था। रास्ते में रूप सिंह और शेखर कपूर जब बातचीत कर रहे थे तो उसमें भूप सिंह का नाम भी आ रहा था, सैला का नाम भी आ रहा था और इस प्रकार महीप ने जब अपने पिता भूप सिंह और अपनी माता सैला का नाम सुना तो वह यह जान गया कि जिस व्यक्ति को वह अपने साथ लेकर जा रहा है वह भूप सिंह का भाई रूप सिंह ही है। इस कारण से वह पूरी तरह से अपनी पहचान को छुपाता रहा और जब उसके बारे में पूछा गया कि महीप के परिवार में कौन कौन लोग हैं, वह क्या करता है, कहाँ रहता है, तो उसने बहाना करते हुए, इस बात से बचते हुए विषय बदल दिया और इस प्रकार से उसने अपने बारे में पूछे जाने पर उसे टाल दिया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, महीप घोड़े वाला रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह का बेटा था। यह जो महीप है, जो घोड़े चलाकर अपनी आजीविका कमाता है, यह रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह का बेटा था। उसकी माँ सैला, उसकी माँ का नाम था सैला। यह जो सैला है ये रूप सिंह की प्रेमिका थी तथा भूप सिंह की पहली पत्नी थी। यह पहले रूप सिंह से प्रेम करती थी और रूप सिंह के चले जाने के पश्चात इसने भूप सिंह के साथ विवाह कर लिया। भूप सिंह ने सैला के अलावा एक दूसरी औरत से भी विवाह कर लिया था। जब महीप 9 साल का था उसकी मां सैला ने पहाड़ से सूपिन नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जब महीप मात्र 9 वर्ष का था तब उसकी मां सैला ने पहाड़ से कूदकर सूपिन नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से महीप अपने पिता से अलग नीचे तलहटी क्षेत्र में ही रहने लगा था। वह भूप सिंह को अपनी मां की मृत्यु का दोषी मानता था। रूप सिंह तथा शेखर कपूर को वह घोड़ों पर बैठाकर माही ले जाते समय उनकी बातें सुन रहा था। रूप सिंह और शेखर कपूर आपस में जो बातें कर रहे थे उनको महीप भी सुन रहा था। वह जान चुका था कि रूप सिंह उसके पिता का भाई है। वह जान चुका था कि रूप सिंह उसके पिता भूप सिंह का भाई है। महीप उससे अपना परिचय छिपाना चाहता था। इस कारण अपने विषय में पूछे जाने पर वह चुप रहा तथा उसने बात को बहाने में टाल दिया। अगला प्रश्न इस प्रकार से है,
बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा। जैसे ही रूप सिंह माही गांव पहुंचा, वहां पर उसकी भेंट त्रिलोक सिंह से हुई। त्रिलोक सिंह के अलावा वहां उपस्थित लोगों ने जब रूप सिंह से पूछा कि वह वहां क्या काम करता है, तब उसने बताया कि वह पर्वतारोहण संस्थान में काम करता है और पर्वत पर चढ़ना सिखाता है, और इस काम के लिए सरकार उसे, यानी पर्वतारोहण के लिए, पर्वत पर चढ़ना सिखाने के लिए सरकार उसे 4000 रुपए महीना वेतन भी प्रदान करती है। यह बात सुनकर त्रिलोक सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि त्रिलोक सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति था। पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी लोग सामान्य तौर पर पहाड़ पर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, और यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। त्रिलोक सिंह ने ऐसी किसी भी नौकरी के बारे में नहीं सुना था कि पहाड़ पर चढ़ने और पहाड़ पर चढ़ना सिखाने के लिए सरकार किसी प्रकार का वेतन भी देती है। इस कारण से त्रिलोक सिंह को इस बात से अचरज हुआ। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। माही पहुंचने पर रूप सिंह सबसे पहले त्रिलोक सिंह के पास पहुंचा। रूप सिंह सबसे पहले माही गांव में जब पहुंचा तो उसकी मुलाकात त्रिलोक सिंह से हुई। रूप सिंह ने अपना परिचय दिया और त्रिलोक सिंह के पैर छुए। रूप सिंह ने अपना परिचय दिया और यह कहा कि मैं रूप सिंह हूं, भूप सिंह का भाई, और उसने त्रिलोक सिंह के पैर छुए। जब किसी ने पूछा कि वह इतने दिनों तक कहां रहा, तब रूप सिंह ने बताया कि वह पर्वतारोहण संस्थान में था, जहां पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है। पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है, पर्वतारोहण संस्थान पर वह अब तक था। सरकार इस नौकरी के लिए उसको 4000 रुपए महीना वेतन देती है। बूढ़े त्रिलोक सिंह का गांव माही पहाड़ की तलहटी में बसा था। पहाड़ी लोग हर दिन पहाड़ पर चढ़ते उतरते थे तथा यह उनके लिए एक मामूली सा काम था। पहाड़ पर चढ़ना उतरना यह तो पहाड़ी लोगों की दिनचर्या का अभिन्न अंग है। इस काम के लिए सरकार 4000 रुपए की नौकरी दे, यह बात त्रिलोक सिंह को सच नहीं लग रही थी। उसने इससे पहले ऐसी किसी नौकरी के बारे में सुना भी नहीं था। अतः उसे रूप सिंह की पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी करने की बात अजीब सी लगी। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि सरकार किसी आदमी को पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी लगाकर दे और उसे इसके बदले में 4000 रुपया महीना वेतन भी प्रदान करे। प्रश्न 5, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था? जैसा कि रूप सिंह पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी करता था, उसे सरकार द्वारा 4000 रुपए महीना वेतन भी दिया जाता था और वह पर्वतारोहण संस्थान में पर्वत पर किस प्रकार से चढ़ा जाता है यह सिखाता भी था और पर्वत पर चढ़ने के इस कार्य में वह लगा हुआ था। रूप सिंह जब पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भी भूप सिंह के साथ जब वह हिमांग पहाड़ पर चढ़ रहा था, तब वह भूप सिंह के सामने पूरी तरह से बौना सिद्ध हुआ, क्योंकि रूप सिंह को तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता थी। बहुत सारे पत्थर, खूंटी और हथौड़ी, कुल्हाड़ी इत्यादि के अलावा उसे लैडर वगैरह की भी बहुत अधिक जरूरत होती थी। पहले वे चट्टानों में दरार ढूंढते, उसके बाद रॉक पिटन लगाते, एंकर लगाते, उसके बाद में उन्हें रोप, लैडर इत्यादि की और डिसेंडर इत्यादि जैसे उपकरणों की भी आवश्यकता होती थी और उन्हीं का उपयोग करते हुए वे पहाड़ पर चढ़ते थे। लेकिन जब भूप सिंह हिमांग पहाड़ पर चढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे रूप सिंह भी चढ़ रहा था, तब भूप सिंह कभी तो सांप की तरह आगे बढ़ता, कभी छिपकली की तरह, कभी वनमानुष की तरह, कभी रोबोट की तरह, और वह बिना किसी उपकरण के बहुत तेजी से सरपट ऊपर की ओर चढ़ता चला जा रहा था। इस चढ़ाई में रूप सिंह भूप सिंह के सामने पूरी तरह से बौना पड़ गया।
इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखकर पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी करता था। रूप सिंह पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी करता था। 11 वर्ष बाद वह अपने गांव माही लौट रहा था। वह उसके साथ शेखर कपूर भी था। उसके बड़े भाई भूप सिंह ने दोनों के बैग अपने कंधे पर लटकाए और हिमांग पर्वत पर चढ़ने लगा। रूप सिंह और शेखर किसी पेड़ या पत्थर का सहारा लेकर कुछ ऊंचाई तक तो चढ़े, फिर रुक गए और हाँफने लगे। पर्वतारोहण यानी पहाड़ पर चढ़ने के लिए वे पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीज़ों का सहारा लेते थे। वे अगर पहाड़ पर चढ़ते तो इसके लिए उन्हें अनेक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, यानी उनको पत्थरों की ज़रूरत पड़ती थी, खूंटी की ज़रूरत पड़ती थी, रस्सों की आवश्यकता होती थी, कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी और भी दूसरी अनेक चीज़ों का वह सहारा और उपयोग किया करते थे। वे पहाड़ में दरार ढूंढते, जहां चटकन होती, जहां दरार होती, उस दरार में वे राख पिटन लगाते। दरार न मिलने पर वे वहां पर ड्रिल करते, यानी उसमें छेद करते तथा राख पिटन, एंकर, डिसेंडर और रोप लैडर आदि का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार से वे पर्वतारोहण करते थे। परंतु यहां रूप सिंह के पास इनमें से कोई भी चीज उपलब्ध नहीं थी। उसे इन सामानों के बिना और बिना किसी सहायता के पहाड़ पर चढ़ने का अभ्यास नहीं था। पहाड़ पर रहने के कारण भूप सिंह काफी तगड़ा और मजबूत था। वह किसी छिपकली, वनमानुस, सांप या रोबोट की तरह पहाड़ पर चढ़ सकता था। वह अपनी औरतों और दोनों बछड़ों को अपने कंधों पर उठाकर ऊपर ले जा चुका था। बहुत ही कुशलतापूर्वक भूप सिंह पहाड़ पर चढ़ सकता था। वह किसी छिपकली की तरह, वनमानुस की तरह, सांप की तरह अथवा रोबोट की तरह पहाड़ पर कुशलतापूर्वक चढ़ सकता था और उसने दोनों बछड़ों को भी अपने कंधों पर लादकर पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचाया। उसकी 2 पत्नियां, उन पत्नियों को भी वह बारी बारी से अपने कंधों पर बिठाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गया। भूप सिंह जितनी शक्ति रूप सिंह में नहीं थी, इस कारण रूप सिंह भूप सिंह के सामने बोना पड़ गया था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। जैसा कि हिमांग पर्वत पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और एक समय ऐसा आया कि हिमांग पर्वत धंस गया। इसके साथ ही वहां पर जलजला सा आया और उसमें भूप सिंह के माँ, भूप सिंह के बाबा, पिता इत्यादि सब उसमें दबकर रह गए। उन सब की उसमें कब्र बन गई और उनका घर बार सब तबाह हो गया। जब उनका घर बार सब तबाह हो गया, उसके पश्चात भूप सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वह पहाड़ का मलबा हटाने लगा, स्थान को समतल बनाने लगा और तलहटी से एक स्त्री को ऊपर लाया जिसका नाम था सैला। सैला के साथ वह खूब परिश्रम पूर्वक अब उस समतल की गई जमीन पर खेती करने का प्रयास करने लगा। वह नीचे से बछड़े भी लाया जो अब बड़े होकर के बैल बन गए थे और उसका खेती में सहयोग कर रहे थे। उनके पास जो खेत थे उनमें पानी लाने के लिए सैला और भूप उस हिमांग पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़कर देख आए और वहां पर उन्हें एक झरना सूपिन नदी में गिरता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने उस झरने का रुख भी अपने खेतों की ओर मोड़ दिया और इस प्रकार से उनके खेतों को पानी प्राप्त होने लगा। खेतों की सिंचाई होने की व्यवस्था भी हो गई। इस प्रकार भूप ने और सैला ने बहुत अधिक परिश्रम करते हुए खेती की। उन्होंने वहां पर देवदार के पेड़ लगाए, सेब के पेड़ लगाए और फल और लकड़ी इत्यादि की उनके माध्यम से प्राप्ति करने लगे। इस प्रकार से दोनों ने परिश्रम पूर्वक बहुत मेहनत करते हुए, खेती करते हुए अपना जीवन यापन किया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, भूप सिंह ने रूप सिंह को बताया कि हिमांग पहाड़ के धंसने से उसके खेत, घर, माता पिता उसमें दब गए थे। वह अकेला बचा था। किसी तरह वह पहाड़ पर चढ़ा और धीरे धीरे मलबा हटाता रहा। थोड़ी बहुत खेती शुरू की। अकेलापन लगा तो नीचे से सैला को ले आया।
सैला के आने से खेती फैल गई, बर्फ न जमी रहे, इसके लिए दोनों ने खेतों को ढलवा बनाया। अब पानी की समस्या थी, जिसकी खोज में सैला और भूप सिंह हिमांग के बिना टूटे ऊंचे हिस्से पर चढ़ गए। वहां एक झरना बहकर सूपिन नदी में गिर रहा था। दोनों ने कड़ी मेहनत कर झरने का रुख खेतों की ओर मोड़ा, जिससे खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत परिश्रम पूर्वक खेती का कार्य शुरू किया। उन्होंने वहां सेब और देवदार के पेड़ लगाए थे, जिनसे उन्हें जलाने की लकड़ियां और खाने को फल मिल जाते थे। उन्होंने देवदार के पेड़ लगाए, जिससे उन्हें जलाने के लिए ईंधन प्राप्त हो जाता था। उन्होंने वहां सेब के पेड़ लगाए, जिससे खाने के लिए उन्हें फल मिल जाते थे। मकई की फसल खड़ी थी। भूप नीचे से कंधों पर उठाकर 2 बछड़े ऊपर ले आया था, जो अब बैल बन चुके थे। बैल बनने के बाद में अब वे खेती के काम आते थे। इस तरह भूप और सैला ने मिलकर अपनी मेहनत से जिंदगी की नई कहानी लिखी थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे, जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? सैलानी के रूप में जब शेखर और रूप सिंह जा रहे थे, माही गांव पहुंचने के लिए उन्हें किसी इस प्रकार की साधन की तलाश थी, घोड़े की तलाश थी, जिस पर सवार होकर वे अपने गांव चले जाते। वे घोड़े पर सवार होकर अपने गांव माही जा रहे थे। महीप नाम का लड़का हीरू और वीरू नाम के 2 घोड़ों पर बैठाकर उनको अब माही गांव लेकर जा रहा था। जब वह लड़का उनको अपने घोड़ों पर बैठा कर ले जा रहा था, तब वे दोनों ही उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे कि इस नन्हे से बालक का, बहुत कम उम्र के बालक का, किस प्रकार से दिन मजदूरी में गुजारा होता होगा, इसके परिवार में और कौन कौन लोग होंगे और यह किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता होगा। इस प्रकार से कि वह उन लोगों को तो घोड़े पर बैठाकर चलाता है और स्वयं पैदल चलता है। इस प्रकार से यह तो बाल मजदूरी का प्रकरण बनता है। बाल मजदूरी की स्थिति हमारे देश में किस प्रकार की है, इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों आपको अपने अनुभव व्यक्त करने हैं। इस बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी की स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है, बहुत ज़्यादा शोचनीय है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना लिखना और खेलना कूदना चाहिए, वे पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र में बाल मजदूरी करने के लिए विवश हैं और उनका बचपन पूरी तरह से बाल मजदूरी करने की भेंट चढ़ जाता है। समाज को, सब लोगों को मिलकर के इस बाल मजदूरी की स्थिति में सार्थक प्रयास करते हुए बालकों को उनका अधिकार दिलाना चाहिए, उनको पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के सभी अवसर उपलब्ध कराने चाहिए तथा बाल मजदूरी का कलंक समाज से मिटाना चाहिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, शेखर कपूर और रूप सिंह हिमांग पहाड़ की तलहटी में स्थित गांव माही जा रहे थे। दोनों घोड़ों पर सवार थे। लड़का महीप उनको घोड़ों पर बैठाकर ले जा रहा था। जो लड़का उनको घोड़ों पर बैठाकर ले जा रहा था उसका नाम था महीप और स्वयं शेखर के घोड़े को पकड़कर उसके आगे आगे पैदल चल रहा था। शेखर घोड़े पर बैठे थे और घोड़े के आगे आगे घोड़े वाला लड़का महीप चल रहा था। वे सोच रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में उसे घोड़ों पर मुसाफिरों को पहाड़ी स्थानों पर लाने ले जाने का जोखिम भरा कठिन काम क्यों करना पड़ रहा है। यह लड़का जो काम कर रहा है ये बहुत जोखिम भरा है, बहुत कठिन काम है, कम उम्र में कर रहा है। इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यह इतनी छोटी उम्र में भी इस प्रकार का जोखिम भरा और कठिन कार्य कर रहा है। पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बर्फ गिरने के दिनों में यह क्या काम करता होगा, इसके परिवार में और कौन कौन होंगे, इत्यादि इत्यादि बातों
पर दोनों के ही मन में विचार चल रहे थे। भारत में बाल मजदूरी की समस्या अत्यंत विकट है। हमारी दृष्टि में भारत में अनेक बच्चों को अपना बचपन पेट भरने के लिए पैसा कमाने में गंवाना पड़ता है। स्कूल जाकर पढ़ने, खेलने कूदने और निश्चिंत होकर घूमने की उम्र में उनको कठोर श्रम करने में बितानी पड़ती है। कठोर श्रम करते हुए वे बाल मजदूरी करते हैं। बाल श्रम यानी बाल मजदूरी गैर कानूनी होने पर भी यह आज भी प्रचलित है, जिसका कारण गरीबी है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के साथ ही हम सभी को मिलकर सार्थक प्रयास करना होगा। जब हम सब लोग मिलकर सार्थक प्रयास करेंगे तभी हम बच्चों को अच्छा बचपन दे पाएंगे, जिसमें वे हंस सके, खेल सके, कूद सके और अपने जीवन को सुखमय यापन करने के लिए वे एक सद्नागरिक बन सकें। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं। उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। जब भूप दादा पहाड़ों पर चढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था मानो वे सांप की तरह, वन मानुष की तरह, छिपकली की तरह अथवा रोबोट की तरह पहाड़ पर बड़ी तेजी से चढ़ रहे हैं। दूसरी ओर रूप सिंह और शेखर थोड़ी दूर चलने के बाद वे हाँफने लगे और उनसे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल सा काम हो गया। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं है। उनका शरीर मांसीला है और बहुत पुष्ट है, मजबूत मांसपेशियों वाला, बहुत मजबूत बदन वाला उनका शरीर है और वे पहाड़ पर बहुत ही फुर्ती से चढ़ जाते हैं और बहुत ही तेजी के साथ में वे पहाड़ पर चढ़ने की कला में माहिर है। उनका कोई जवाब नहीं है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। भूप दादा आरोहण कहानी के प्रमुख पात्र हैं। पर्वतारोहण यानी पहाड़ों की चढ़ाई में उनका कोई जवाब नहीं है। पर्वत पर चढ़ने में उनको महारत हासिल है। उन्होंने पर्वतारोहण की शिक्षा नहीं ली है तथा जो कुछ सीखा है अपने अनुभव से सीखा है। उन्होंने किसी किताब को पढ़कर, पुस्तक को पढ़कर पर्वत पर कैसे चढ़ा जाए इसकी शिक्षा प्राप्त नहीं की है। उन्होंने तो अपनी जीवन अनुभव की पुस्तक से ही यह शिक्षा प्राप्त की है। जीवन में यह जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है उस अनुभव के आधार पर ही वे पहाड़ पर चढ़ते हैं। वह बिना किसी उपकरण की सहायता के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। यहां तक कि पेड़ों तथा चट्टानों का सहारा लेना भी वे जरूरी नहीं समझते। भूप दादा पर्वत पर चढ़ते हैं तो किसी सांप, छिपकली, वन मानुष अथवा रोबोट जैसे लगते हैं। उनका पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव और कुशलता का भाव इतना ज्यादा है, वे ऐसे लगते हैं जिस समय वे पहाड़ पर चढ़ते हैं मानो वे सांप की तरह, छिपकली की तरह, वन मानुष की तरह अथवा किसी रोबोट की तरह बहुत ही कुशलता पूर्वक पहाड़ पर चढ़ रहे हों। यह अत्यंत शक्तिशाली है। वह बहुत ताकत से भरे हैं, शक्तिशाली है तथा उनमें अद्भुत आत्मविश्वास है। वह अपनी दो दो पत्नियों को तथा दो दो बछड़ों को भी नीचे से अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ के ऊपर ले आए थे। सबसे पहले अपनी पत्नी सैला को वे लाए। सैला जब गर्भवती थी तब वे दूसरी पत्नी को भी अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ की उस चोटी पर ले गए थे। वे छोटे छोटे बछड़ों को भी अपने कंधों पर लाद कर ले गए थे, जिससे कि जब वे बछड़े बैल बन जाएंगे तो उन्हें खेतीबाड़ी में सहायता कर पाएंगे। उनका छोटा भाई रूप सिंह भी इस मामले में उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। हिमांग पर चढ़ते समय वह और उसका मित्र शेखर पेड़ों और चट्टानों के सहारे थोड़ा ऊपर चढ़ पाते, मगर फिर थककर हाँफने लगते। वे थोड़ी ही दूर चढ़ते, हाँफने लगते। रूप सिंह तो पर्वतारोहण की शिक्षा भी देता था। सरकार उसको तो इस कार्य के बदले वेतन भी देती थी, किंतु वह भी भूप दादा के सामने बोना ही सिद्ध हुआ। भूप दादा तो बहुत ही कुशलतापूर्वक पहाड़ पर चढ़ जाया करते थे। भूप दादा कुशल पर्वतारोही, परिश्रमी किसान, स्नेही भाई, सच्चे प्रेमी, सफल पति, यथार्थवादी मानव
तथा अच्छे पिता है। यह भूप दादा के चरित्र की विशेषता है। भूप दादा का चरित्र अपने आप में बहुत अद्भुत है और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहे जा सकते हैं। वे एक कुशल पर्वतारोही हैं, वे बहुत परिश्रम करने वाले एक किसान हैं, वे स्नेही भाई हैं, वे सच्चे प्रेमी हैं, वे सफल पति हैं, यथार्थवादी मानव हैं और वे एक अच्छे पिता हैं। उनके चरित्र का प्रमुख गुण उनका आत्मसम्मान के प्रति सजग रहना है। स्वयं के आत्मसम्मान के प्रति सजग रहना ही उनके चरित्र का प्रमुख गुण है। वह कष्ट सहकर भी अपनी खुददारी, अपना आत्मविश्वास नहीं छोड़ते हैं। इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ने के पश्चात आपके मन में इस कहानी में आए हुए नारी पात्रों को पढ़कर उनके क्रियाकलापों और उनके चरित्र को देखने के पश्चात आपके मन में जैसे भी विचार बनते हैं, आप उनको व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से इस उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे कि पहाड़ पर रहने वाली स्त्रियां गोरी, मांसल देह की, चुस्त, फुर्तीली और स्नेहमयी होती है। इस कहानी में दो प्रमुख स्त्री पात्र हैं, एक सैला है और दूसरी स्त्री पात्र भूप सिंह की पत्नी है। इन दोनों ही स्त्रियों का जीवन पूरी तरह से पहाड़ी जीवन जीने के कारण कष्टों से भरा हुआ है। ये दोनों बहुत परिश्रम करती है और परिश्रम पूर्वक अपने परिवार का पोषण करती है, खेती के काम में सहयोग करती है। इसके अलावा ये दिन भर बहुत अधिक परिश्रम करती है और इस प्रकार इनका जीवन बहुत अधिक परिश्रम से भरा हुआ है। यदि कहा जाए कि पहाड़ी स्त्रियों की दशा किस प्रकार की है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि पहाड़ी स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं है, वह सोचनीय है। इनके बारे में सोच विचार कर उन्हें अच्छा जीवन दिए जाने की आवश्यकता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहाड़ की स्त्री गोरी, सुंदर, पुष्ट और स्नेहमयी होती है। आरोहण कहानी में दो ही नारी पात्र हैं, एक है सैला जो पहले रूप सिंह की प्रेमिका थी और बाद में भूप सिंह की पत्नी बन जाती है। दूसरी महिला पात्र भूप सिंह की दूसरी पत्नी है। जब पहली पत्नी सैला के बच्चा होने वाला था, तब भूप सिंह दूसरी औरत को नीचे से ऊपर पहाड़ पर ले आया था। सैला भेड़ चराती थी, वह भूप सिंह के लिए स्वेटर बुनती थी, वह उनके लिए फल, फूल, ईंधन इत्यादि की व्यवस्था करती थी। इस कहानी को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ की स्त्री की दशा अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय है। वह घर की देखभाल भी करती है, परिवार का पालन पोषण भी करती है, उसे कठोर परिश्रम करने पर भी अपना जीवन पुरुष पर आश्रित होकर गुजारना पड़ता है। स्त्री का पूरा जीवन पुरुष पर आश्रित है। वह बहुत कठोर मेहनत करती है, स्त्री बहुत कठोर परिश्रम करती है, इसके बावजूद भी उसका जीवन पुरुष पर आश्रित होकर ही गुजरता है। भूप सिंह जैसा प्रेमी जो अकेलापन महसूस होने पर सैला को पहाड़ पर लाया था, उसके गर्भवती होने पर दूसरी स्त्री को ले आया था। सौतन के होने की इस पीड़ा को 9 वर्ष सहने के बाद उसे सूपिन में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी थी। सैला की यह आत्महत्या पहाड़ी स्त्री की अपमानपूर्ण जीवन जीने की विवशता को व्यक्त करती है। सैला जैसी स्त्री किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं कर सकती, लेकिन उसने आत्महत्या इसीलिए की होगी क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से अपमान में भर गया होगा। इस प्रकार से सैला की यह जो आत्महत्या की घटना है, यह पहाड़ी स्त्री की अपमानपूर्ण जीवन जीने की विवशता को अभिव्यक्त करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कहानीकार संजीव द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है आरोहण से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित पाठ जिसका शीर्षक है बिस्कोहर की माटी से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।